तो हम देखेंगे वर्त के बारे में समझेंगे। वर्त क्या चीज़ होती है, कक्षा 10 में वर्त अध्याय के सूत्र हम देखेंगे वर्त क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हम वर्त की परिभाषा ही समझ लेते हैं कि वर्त क्या चीज़ होती है। बड़े आसान शब्दों में हम समझते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रही हैं और हम इस वर्त की परिभाषा को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वर्त की परिभाषा समझेंगे तो हम यहाँ पर हम देखेंगे वर्त की जो परिभाषा है वो क्या है। वर्त यानी होता है सर्किल। वह आकर इसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है, इसका मतलब ये हो गया ये बिंदु पथ यानी कि केंद्र का जो वर्त है उसका जो बिंदु पथ होता है उसके बारे में बता रहा है कि जो बिंदु पथ होता है यानी कि वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए वर्त होता है, इसका मतलब होता है सर्किल। सर्किल को हम क्या बोलते हैं, वर्त। और वह आकर इसमें केंद्र से सभी बिंदुओं का, जैसे मान लो केंद्र है, अब केंद्र से बहुत सारे बिंदु हैं ये ऐसे, इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, नियत होती है, दूरी निश्चित होती है। और सभी बिंदुओं की दूरी ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदु पथ है वो क्या होता है, केंद्र होता है। मतलब वर्त होता है केंद्र से निश्चित दूरी पर, केंद्र से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, यानी कि केंद्र से बराबर दूरी पर जो बिंदु होते हैं वैसे बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, वर्त बोलते हैं, ठीक है। केंद्र से दूरियां बराबर होती है, इसको हम वर्त बोलते हैं। अब केंद्र क्या चीज़ होती है, तो इसका जो केंद्र होता है सो केंद्र को हम बोलते हैं, केंद्र को हम बोलते हैं जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं केंद्र। और केंद्र को व्यक्त करते हैं ओ से। ये ओ हो गया केंद्र। जैसे वर्त बनाएंगे इसका एक केंद्र होगा सेंटर बिंदु, उसको हम ओ बोलेंगे, ठीक है। ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या तो होती है हमारे पास, त्रिज्या को हम देख सकते हैं। जैसे ये मान लो वर्त है हमारे पास, ये वर्त है, ये केंद्र है। केंद्र से एक निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, केंद्र से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, उसे हम वर्त कहते हैं। इस जो निश्चित दूरी होती है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम रेडियस से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या होती है रेडियस यानी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या हो गई इसकी। और इसके बाद में हम इसको देखते हैं व्यास क्या चीज़ होती है। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे हम आप देख चुके हो कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ पर 2r कर रखा है, जो r जो क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या r और उसका डबल हो जाएगा 2r। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये तो हो गई हमारे पास त्रिज्या, इसको डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो व्यास का मतलब होता है कि सबसे बड़ी जीवा भी व्यास कहलाती है या त्रिज्या का दुगना भी व्यास होता है। तो व्यास की दो परिभाषा हो सकती है कि त्रिज्या का डबल यानी 2r, r का डबल 2r, तो त्रिज्या का दुगना व्यास, या फिर सबसे बड़ी जीवा, वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास कहलाती है। इसके बाद में वर्त के मुख्य सूत्र हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है वर्त की परिधि। और वर्त के मुख्य सूत्र में हम सबसे पहले देखेंगे परिधि। परिधि होती है, परिधि का मतलब हम समझते हैं कि जो बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसका एक मार्ग होता है। इस मार्ग को यानी कि हम एक निश्चित बिंदु यहाँ शुरू करेंगे, एक भाग शुरू करके वापस उसी भाग पर आ जाएंगे एक राउंड काटते हुए, तो ये उसकी एक परिधि हो गया, यानी कि एक गोल घुमाओ, एक गोल बाड़ा हो गया। यानी बाहर का जो परिमाप है, बाहर का जो बाड़ा है उसको हम बोलेंगे परिधि, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। जो परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ये परिधि का सूत्र होता है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, अर्थात परिधि का सूत्र 2πr। अब 2πr पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है उसको हम लिखते हैं 22/7, या पाई का मान हम लिख सकते हैं 3.14। ये पाई का मान होता है। तो हम यहाँ पर 2πr का मतलब समझ लीजिए परिधि होती है। r क्या है, तो यहाँ पर यदि हम r को देखेंगे, जो r जो होता है, r जो हमारे पास है वह क्या है, r जो हमारे पास है वो r है त्रिज्या। r का मतलब रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, तो r बराबर त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ठीक है। मैंने सभी चीज़ों को समझा दिया। 2 क्या है, 2 एक संख्या है, और पाई का मान हमने समझा दिया। पाई क्या होती है 2πr, त्रिज्या परिधि 2πr, और पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, या 3.14। जैसा यदि अधिकतर हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जब किताब वाला बोलेगा या प्रश्न में बोला जाएगा, लिखा जाएगा, तभी 3.14 हम लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मतलब वर्त की पूरी परिसीमा होती है, बाहर की सीमा, पूरी सीमा ही बाउंड्री जो होती है वही क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। बाहर की बाउंड्री मैंने समझा दिया। जैसे वर्त है तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक वापस एक चक्कर काट के आएंगे, एक बाउंड्री पूरी करेंगे, तो ये क्या होगी, वर्त की परिधि हो जाएगी। अब वर्त की परिधि हमने समझ लिया। अब इसके बाद में हम आगे का जो टॉपिक समझेंगे वो क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया।
एरिया को हम यहाँ पर समझते हैं, वर्त से संबंधित सभी चीज़ें हम समझेंगे। अब इसमें दूसरे नंबर पर है एरिया। अब एरिया क्या चीज़ होती है? वर्त का मतलब एरिया, यानी कि वर्त द्वारा जितना भाग घेरा गया है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल की हम परिभाषा देखें तो क्षेत्रफल का मतलब होता है घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है। अब वर्त जितना भाग घेरेगा, जैसे कोई रोटी बनाई आपने, वो रोटी कितना स्थान घेरे, ये घेर रही है, ये वाला जो अंदर का जो भाग है, ये जो भाग घेर रही है, ये इसका क्षेत्र हो गया। समझ में आ गया? तो क्षेत्र और परिधि में अंतर समझ में आ गया। परिधि तो सिर्फ बाहर की माप होती है, लेकिन क्षेत्रफल अंदर होता है। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जबकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो दोनों में अंतर है, परिधि अलग होती है, क्षेत्रफल अलग होता है। क्षेत्र तो पूरा भाग घेरता है, परिधि सिर्फ बाउंड्री होती है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर और समझ में आ रहा है कि मतलब जो वर्त के अंदर का जो भाग होता है, वर्त के अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, पूरा जो भाग होता है वर्त का, उसी को पूरे भाग के अंदर के वर्त के भाग को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं या एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया? वर्त का क्षेत्रफल हमने समझ लिया, पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल। इसके बाद में होता है अर्धवर्त। अर्धवर्त से संबंधित उसी का आधा कर देंगे तो अर्धवर्त प्राप्त हो जाएगा, यानी वर्त का जो आधा भाग होता है, आधा वर्ती अर्धवर्त कहलाता है। और इस अर्धवर्त की ही चीज़ें होती है। यदि क्षेत्रफल को हम देखेंगे, क्षेत्रफल का आधा कर दिया, पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको आधा करेंगे तो 1/2 से गुना कर दो, तो ये हो गया इसका आधा। ठीक है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल है। अब इसकी परिधि देखेंगे तो परिधि कैसे निकाल रखी है, तो परिधि को हम पूरा समझेंगे। देखो परिधि, अर्धवर्त की परिधि। अब यदि अर्धवर्त की हम परिधि देखें, परिधि की बात करें तो पूरी परिधि कितनी होती है? पूरी परिधि हमारे पास होती है पाई आर, 2 पाई आर पूरी परिधि होती है। 2 पाई आर हमारे पास पूरी परिधि होती है 2 पाई आर। अब इसका आधा करेंगे, आधा का मतलब यहाँ तक करेंगे, लेकिन जैसे ही इसका हम आधा करेंगे तो ये कैसा बनेगा? ये पूरा इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये आधी परिधि आ जाएगी, इसलिए इसका 2 का भाग लगा देंगे। लेकिन जो व्यास भी तो जुड़ेगा, जैसे 2 का भाग लगा देंगे तो पाई आर हो जाएगा। अब व्यास को हम जोड़ेंगे तो व्यास होता है 2r। तो इसी प्रकार से पाई आर और प्लस 2r कर रखा है। पाई आर का मतलब जो परिधि है उसको, और 2r का मतलब जो व्यास आया था जिसको, यानी कि ये तो हमारे पास परिधि हो गई। परिधि अर्ध परिधि है, ये परिधि होगी, पहले तो अर्ध परिधि को जोड़ेंगे, ये आधी परिधि, और व्यास होगा ये वाला। तो अर्ध परिधि का हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पाई आर, और ऊपर का हो जाएगा 2r। अब दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर प्लस 2r, यही हमारे पास इसमें दे रखा है सूत्र में। ये अर्ध परिधि हो गई। ठीक है, तो वर्त की अर्ध परिधि और अर्ध क्षेत्रफल हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में चाप, आर्क और क्षेत्र, सेक्टर को समझेंगे, यानी कि चाप क्या चीज़ होती है और उसका क्षेत्र क्या होता है। तो चाप का मतलब हम एक प्रकार यदि लेंगे, प्रकार आप जानते हो, हम व्रत बनाने के लिए टीचर प्रकार का प्रयोग करवाते हैं गणित में। ऐसा एक प्रकार होता है, उसमें यहाँ पेंसिल लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नुकीला होता है और एक वर्त बनाया जाता है उसे ऐसा। तो इससे जितना भाग घेरता है, यानी कि ऐसा एक चाप बनता है, ऐसा चाप बनता है इस प्रकार से। तो ये जितना भाग घेरता है ऐसा चाप बनता है, इसी को हम चाप बोलते हैं। यानी प्रकार की सहायता से हम जो बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई यहाँ पर दे रखी है, जो चाप की लंबाई होती है, एक वर्त होता है और वर्त में चाप होगा और चाप की लंबाई होगी। ठीक है, तो वर्त होता है इस प्रकार से, वर्त में क्या होते हैं? चाप होता है, चाप की लंबाई होती है। तो उसकी सूत्र दे रखा है। अब इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे वर्त है, अब चाप ये हो गया। अब इसकी यदि लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर शीशा केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई। अब सिर्फ इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इधर वाले भाग की जो गहरा लाल है, इस वाले की यदि हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो हम इसका प्रयोग करेंगे थीटा बटा 360। थीटा ये वाला कोण हो गया, इसको हम बोलेंगे थीटा, और बटा 360 और 2 पाई आर लगाएंगे। ये हो गया चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। थीटा का मतलब यहाँ पर जो कोण है, त्रिज्याओं के द्वारा जो बना गया कोण है, उसी को हम क्या बोलेंगे। अब इसके बाद में क्षेत्र, उसका क्षेत्र कैसे निकालते हैं? तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्र का सूत्र हो गया। अब क्षेत्र कौन सा हो गया? देखो ये वर्त है, ये चाप है, और ये केंद्र, ये त्रिज्या आएगी। तो चाप तो ये बोला गया, इसका क्षेत्र पूरा ये क्या है? क्षेत्र है उसका, चाप का क्षेत्र। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हम क्षेत्र निकालते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही बोल सकते हैं इसको, या वर्त खंड का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। और ये चाप हो गया, चाप का लंबाई हो गई। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये हो गया। थीटा केंद्रीय कोण है,
थीटा यहाँ पर कोण है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, वर्त की रेखाएं, लाइन इन सर्किल, यानी कि वर्त की जो रेखाएं होती है वो क्या चीज़ होती है, वर्त में रेखाएं किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जो वर्त में जो रेखाएं होती है उस एक प्रकार की जो रेखाएं होती है उनको स्पर्श रेखा भी कहा जाता है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, तो स्पर्श रेखा को समझने के लिए चित्र से समझेंगे। ये वर्त है और किसी बिंदु को छू कर जाने वाली यदि कोई रेखा है, यदि कोई बिंदु को छू कर जा रही है सीधे से, ये यहाँ पर टच होकर जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। इस लाइन ये हो गई वर्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा समझ में आ गई। ये लाइन यानी एक बिंदु पर टच होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके बाद में जो ऐसा वर्त जो वर्त को सिर्फ एक बिंदु पर छुए वह भी स्पर्श रेखा ही होगी, यानी कि एक बिंदु पर छुए तो वो क्या होगी, स्पर्श रेखा होती है। और स्पर्श रेखा क्या क्या चीज़ होती है, जो रेखा वर्त को एक बिंदु पर छूती है, यानी ये वर्त है, इसके एक बिंदु पर छू कर टच होकर ऐसे निकलती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। वर्त के एक बिंदु पर छूकर होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और खास और एक ये क्या होती है कि जो यहाँ पर त्रिज्या जो होती है उस पर लंब होती है, यानी केंद्र से आएगी त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर दूसरी खास बात लिख रखी है कि यहाँ पर त्रिज्या के ऊपर स्पर्श रेखा हमेशा लंब होती है। खास रेडियस लंबवत है ना, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। इसका हिंदी में अर्थ ही होगा। अब इसको आगे समझेंगे, मतलब स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो दूसरी लाइन में लिख दिया ना, इसमें मतलब स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये वर्त है और ये स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये त्रिज्या आएगी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब दो स्पर्श रेखाओं का नियम क्या चीज़ होती है। अब दो स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, इनका नियम ये होती है कि जो स्पर्श रेखाएं होती है दो, यानी कि ये वर्त है, यानी अगर बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ वर्त है, यहाँ से यदि स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगे, एक ये और एक ये, पहली का नाम ये पी बिंदु है, पहली का नाम पी ए है, दूसरी का नाम पी बी है, तो ये दोनों बराबर होगी, यानी कि पी ए पी बी के बराबर होती है। बाहर से खींच जाने वाली स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है। अब इसके बाद दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी पी ए बी की बराबर होती है। और इसमें दूसरे समझे बहुत आसान समझ, पाई का मान यहाँ पर जैसे मैंने पहले समझा दिया, पाई का मान क्या होता है, तो इसने पाई का मान दे रखा है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और डी का मतलब डायमीटर जो होता है यानी व्यास होता है वो 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है। और जल्दी याद करने की ट्रिक है, परिधि 2πr होती है, क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगता है, और परिधि में सिर्फ 2πr आएगा, क्षेत्रफल πr²। और इसमें आर की यानी कि जो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है वो θ/360 2πr होता है। इसको तो खोल दो सर जी थोड़ी देर, कोई आया निकला। ये सर उनके अंडर में ही ये ना